दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम प्रदूषण और इसके प्रकार के अंतर्गत वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रदूषण और इसके प्रकार, वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन या एंथ्रोपोजेनिक। तो सही उत्तर है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक और जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक मुख्यतया मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो सही उत्तर है एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। दोस्तों सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विघटित प्रदूषक है। देखिए पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टॉस। तो सही उत्तर है वाहित मल। दोस्तों ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं या विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं घरेलू अपशिष्ट यानी कचरा, मल मूत्र, वाहित मल। जैव निम्नीकरण प्रदूषक या जैव विघटित प्रदूषक जैसे घर का कूड़ा, पशुओं के मल मूत्र, सीवेज इत्यादि का अपघटकों के द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसलिए जैव निम्नकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन। तो सही उत्तर है सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं जैसे सीवेज, कागज, लकड़ी इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर। तो सही उत्तर है रबर। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं और रबर इसमें जैव निम्नीकरणीय है। प्लास्टिक, पॉलीथीन और पारा ये जैव अनिम्नकरणीय होते हैं। अब आइए दोस्तों देखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है किसका। जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का या ध्वनि प्रदूषण का। तो सही उत्तर है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि कार्बनिक पदार्थों का दहन वायु प्रदूषण का स्रोत है। और आप जान लीजिए कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन होता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय में कौन सा एक उत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा जिसको स्मॉग कहते हैं, ये स्मोक और फॉग के मिलने से बना है।
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन। और इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक कोहरा बनता है, या जिसको स्मॉग कहते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रकाश रासायनिक धूम्र जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और पैरा एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के क्रिया द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, आँखों में या धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि धुआं में कौन सा तत्व जो होता है वो आँखों को प्रभावित करता है। ऑप्शन है आपके ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो सही उत्तर है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। दोस्तों ये प्रकाश रासायनिक धुआं या फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है। ये आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य पदार्थ है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक प्रदूषक है जो कि रंगहीन और अति विषैली गैस होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने आदि से वातावरण में मिलती है। और आप जान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। ये सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, और इस गैस का सर्वाधिक निष्कर्षण जो है ये परिवहन से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। जो वायु प्रदूषक, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN, ओजोन और स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं। जबकि सल्फर के ऑक्साइड, आप जान लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन द्वितीयक प्रदूषक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश। तो यहाँ पर देखिए स्मॉग जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटर्स है। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो आप जानते हैं ये अति विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो मोटर कार के अधूरे प्रज्वलन और सिगरेट के धुएं से निकलती है, और ये रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है, और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसे दमघोंटू गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है लेड। दोस्तों वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में
नॉकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब परिशोधनशाला तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। लेड एक वायु प्रदूषक है जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। लेड बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल को घटाता है और वयस्कों में हृदय तथा श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। दोस्तों, सीएनजी का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप जान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये एक मुख्य वायु प्रदूषक है। ये गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और ये ऑक्सीजन की कमी श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है और जब ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और ये गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है जिसके कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। इसलिए ये बहुत ही हानिकारक वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? तो उत्तर है कोल यानी पत्थर कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। और आप जान लीजिए फ्लाई ऐश कोल दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं और ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपेटर और अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है किससे? तो ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश जो प्रदूषण होता है क्योंकि यहाँ पर कोल का अधिक दहन करके बॉयलर को गर्म करने के लिए किया जाता है ताप विद्युत संयंत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? ऑप्शन देखिए लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरबेल। तो सही उत्तर है लाइकेन। दोस्तों, लाइकेन जो है पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है। नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसे पौधे जड़ों के द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार इस सहजीविता का प्रभाव पौधों तथा वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं और लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? फब, शैवाल, लाइकेन या मांस। तो आप जान लीजिए लाइकेन और मांस दोनों ही वायु प्रदूषण के सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ों के तने और चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। मांस ब्रायोफाइटा समूह का सदस्य है जो चट्टानों और पेड़ों की सतह पर पाया जाता है और वायु में या वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होने पर मांस समाप्त या कम होने लगते हैं और लाइकेन को लोक सेवा आयोग द्वारा सही उत्तर माना गया है, मांस को नहीं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आप जानते हैं लाइकेन्स। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक पौधा है? तो ये लाइकेन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं किसके? तो ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, क्योंकि लाइकेन जो है निम्न श्रेणी की छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी है, इसलिए ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, लेकिन वातावरण में जल से क्रिया करके वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के कारण ये जो है जल प्रदूषण का भी कारक हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो देखिए, अंकलेश्वर, लखनऊ, लुधियाना और रायपुर। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो अंकलेश्वर सबसे अधिक प्रदूषित नगर था, लेकिन 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित नगर भिवाड़ी, राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो दोस्तों सबसे प्रदूषित नगर इसमें झरिया है, और इसके अनुसार नेशनल एक्वेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल 287 भारतीय शहरों में से 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार था। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित नगर था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? देखिए, ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा? तो सही उत्तर है वर्षा के द्वारा। वायुमंडल में वर्षा और ओस के द्वारा धुआं, धूल और गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है, और ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा के द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2018 में वायु यानी VAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया था? तो सही उत्तर है दिल्ली में। और आप जान लीजिए, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण PM10 और PM2 जो है ये पार्टिकल्स जो हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई भूरे बादल जो है 2002 में अधिकांशतः फैला था कहाँ पर? तो उत्तर है दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल 2002 ये अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। ये वस्तुतः प्रदूषण के कारण था। 2007 में भी इसकी रिपोर्ट आई थी। एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई जो भूरा बादल है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है, और इस घटना में वायु प्रदूषण से जनित भूरे बादलों की एक परत बन जाती है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च महीने के दौरान मुख्यतया दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर आच्छादित रहती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है जाड़े की ऋतु में दिल्ली का वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो ए तो सही है दोस्तों और आर गलत है। ए तो सही है आपका, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, और ये कारण आपका गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? तो इसको देख सकते हैं। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में दोस्तों वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है, और धरातल से कुछ ऊंचाई पर धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। ये इसलिए जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान गैस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इंडोर वायु प्रदूषण रेडान गैस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है, और रेडान गैस से फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर होने की संभावना होती है।
घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। और रेडान गैस मृदा से प्राकृतिक रूप में निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर ये गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोस्तों ये सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक हैं। और आप जान लीजिए, सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फार्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन बहुत हानिकारक है, ये भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है और ये अत्यंत हानिकारक और कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिंगलमेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन के लिए किया जाता है? तो उत्तर है धुआं। दोस्तों रिंगलमेन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। इसे फ्रांसीसी प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको बताना है। तो फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन या रिप्लेसमेंट के रूप में किया जाता है, सही है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते हैं, तो ये गलत है। 1 और 2 आपके सही हैं। देखिए ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो विद्युत संयंत्र कोयला आधारित हैं वहाँ से बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश निकलता है। और आप जान लीजिए, फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व पाए जाते हैं, इसलिए तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में और कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो ईंट के उत्पादन और कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है और ये वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कापर जैसे जहरीली भारी धातु के कण भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से कारक जो हैं वो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन देखिए, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग या पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। तो इसमें से कौन सही है? देखिए, स्वचालित वाहन, तंबाकू का धुआं और लकड़ी का जलना। 3, 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है। और ऑटोमोबाइल जो होते हैं स्वचालित वाहन, उनसे उत्पन्न होने वाला उत्सर्जन गैरेज में संग्रहित पेट्रोल तेल, तंबाकू का धुआं, कोयला, लकड़ी गैस, मिट्टी का तेल और तरल पेट्रोलियम गैस आदि बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? देखिए, बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन डिवाइडर। तो सही उत्तर है साइक्लोन डिवाइडर। दोस्तों साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यंत्रीय विधि नहीं है। गैसीय कणकीय पदार्थों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं और कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक या जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, इसका परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को किसको विचार में लिया जाता है? आपको बताना है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन में से? तो उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 2, 3 और 4 को। आप देख लीजिए दोस्तों, विभिन्न देशों की भांति भारत में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया गया है। इसमें आप देख लीजिए, पहला है 10 माइक्रोमीटर, जो है 10 माइक्रोमीटर से कम के कणिका युक्त पदार्थ, 2.5 माइक्रोमीटर आकार के कणिका युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये महत्वपूर्ण जो हैं गैसें हैं, जिनके आधार पर दोस्तों शहरों में वायु गुणवत्ता की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पार्टिकल 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और पार्टिकल 2.5 का वार्षिक माध्य 5 माइक्रोग्राम से प्रति घन मीटर से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा है, किसी वर्ष में ओजोन परत के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। PM10 फेफड़ों के अवरोध का भेदन कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। और चौथा है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें कौन से सही हैं? सही उत्तर है 1 और 4, यानी दोस्तों 1 और 4। कौन सा विकल्प आप देखते हैं? विकल्प देख लीजिए, तो ये विकल्प आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे दोस्तों, तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, आप देख सकते हैं कि WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के तहत PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और PM 2.5 का वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। और आप जान लीजिए कि PM10 कण फेफड़ों में प्रवेश करने में समर्थ होते हैं, जबकि PM 2.5 मनुष्य के फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु में अत्यधिक ओजोन जो है, आप जान लीजिए, वायु में अत्यधिक ओजोन मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, और ये दमा का कारण भी बन सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2019 में। जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है, और इसका लक्ष्य 2017 की तुलना में 2024 तक PM10 तथा PM 2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% की कटौती करना है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1981 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1981 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया। इसे जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था, और ये भारत में वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम से संबंधित कानूनों में से एक है। इसमें कुल 7 अध्याय और 14 खंड शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? तो दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन शहरों में आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अलावा सीसा, लेड, ओजोन ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर कई जो है सारे जो है ऊपर जो प्रदूषक दिए गए हैं, ये सभी अगर उपर्युक्त में से सभी होता तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता, लेकिन कोई एक विकल्प इसका सटीक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। और दूसरा है, CCAC मेथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित करता है। तो आप देख लीजिए, पहला कथन आपका सही नहीं है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2।
और जान लीजिए, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन यानी CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों और निजी क्षेत्रों का वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करके वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित करता है। ये गठबंधन अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ इनकी उपशमन रणनीति और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नई कार्रवाइयों को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही इस गठबंधन के सहयोगी देश इस तथ्य को भी मान्यता देते हैं कि अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों का न्यूनीकरण कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनीकरण के वैश्विक प्रयासों में पूरक और अनुपूरक का कार्य करने में सक्षम हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाहनों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो सही उत्तर है पैलेडियम। वाहनों में उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तन नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक प्लेटिनम अथवा पैलेडियम दोनों पर से उत्सर्जित गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन और ओजोन, ओजोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, स्मॉग शब्द धुआं और कोहरा यानी फॉग से मिलकर बना है और इसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। ये गहन वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। धूम्र कोहरा या स्मॉग एक प्रकार का दृश्य वायु प्रदूषण है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन के धुएं और अन्य निलंबित कणों का संगठित रूप होता है। मानव जनित स्मॉग कोयला दहन उत्सर्जन यंत्रों और वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, वनों की आग, कृषि अवशेष यानी पराली आदि को जलाने और इन उत्सर्जनों की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। सामान्य अध्ययन के पर्यावरण और पारिस्थितिकी श्रृंखला के अंतर्गत प्रदूषण और उसके प्रकार में हमने वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।